शाम स्टडी की उस स्रोत सामग्री में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब सी गहन चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसा विषय है जिसने इतिहास को रटने की पूरी व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये तरीका इतना अनूठा है कि एक बार सुनने के बाद कोई इसे भूल नहीं पाएगा। सही कहा। अमूमन इतिहास की किताबों में संगम वंश को याद करने के लिए कोई हर हर गंगे तो नहीं जपता ना। अरे बिल्कुल नहीं, वहां तो बस तारीखें और नाम होते हैं। एकदम। लेकिन आज की इस चर्चा में हमारे पास 40 प्रमुख भारतीय राजवंशों और उनके संस्थापकों को बिना रटे याद करने का एक ऐसा तरीका है जो पहली नजर में किसी मजाक जैसा लगता है। एक बहुत ही मजेदार मजाक। हाँ, जरा इस बात पर किसी को हराने के लिए उस पर बम मारना है। बाप रे। हाँ, और इस बम से बनता है बिंबिसार। मतलब ये एक बहुत ही आक्रामक तस्वीर है। एक राजा और उसके राजवंश को सीधे तौर पर बमबारी जैसी हिंसक घटना से जोड़ दिया गया है। ये आक्रामकता ही इस ट्रिक की सफलता की असली कुंजी है। अगर हम इसे विकासवादी मनोविज्ञान या कहें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के चश्मे से देखें। हाँ, विज्ञान क्या कहता है इस पर? विज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला, अच्छा। हाँ, ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। हजारों सालों के विकास के दौरान इंसान का दिमाग उन चीजों को तुरंत रजिस्टर करने के लिए प्रोग्राम हो गया है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। मतलब कोई भी खतरे वाली बात दिमाग तुरंत पकड़ता है। एकदम सही। बम मारना या हराना जैसी छवियां सीधे इस एमिगडाला को ट्रिगर करती हैं। और जब एमिगडाला सक्रिय होता है तो वो हिपोकैम्पस को, जो हमारी यादों का केंद्र है, एक संदेश भेजता है। क्या संदेश? वो कहता है कि अरे, ये जानकारी हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसे तुरंत स्थायी रूप से स्टोर कर लो। अरे वाह! तो एक तरह से हम इतिहास की सूखी जानकारी को खतरे के सायरन के साथ लपेटकर दिमाग के अंदर भेज रहे हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सटीक उदाहरण दिया। तो ये सिद्धांत राष्ट्रकूट वंश वाले उदाहरण पर भी सटीक बैठता होगा, क्योंकि स्रोत में कल्पना की गई है कि अगर कोई राष्ट्र को कूटेगा, यानी राष्ट्रकूट, तो हम उसके दांत तोड़ देंगे। दांत तोड़ना। और दांत से संस्थापक का नाम निकलता है दंती दुर्ग। एकदम वही पैटर्न है। इसी तरह हूण वंश के लिए भी एक बहुत ही हिंसक छवि है। हूण का मतलब मूड़ या सिर से जोड़ा गया है। गुस्से में कोई चेतावनी दे रहा है कि तोरा मूड़ तोड़ दूंगा, मूड़ से तोरे माड़। यहां भी दांत तोड़ना या सिर फोड़ना जैसी चरम बातें हो रही हैं। हाँ, और ये केवल हिंसा तक ही सीमित नहीं है। ये अप्रत्याशित खतरे या नॉवल थ्रेट से भी जुड़ा है। अप्रत्याशित खतरा? वो कैसे? गुर्जर प्रतिहार वंश का उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कहीं से गुजर रहा है, गुजर से गुर्जर, और अचानक उसके सामने एक नाग आ जाता है। नाग मतलब सांप? हाँ, तो नाग से नागभट्ट प्रथम। अब एक सांप का अचानक सामने आना फिर से हमारे उसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाता है। कोई भी सांप देखकर तो डरेगा ही। बिल्कुल, हमारा दिमाग किसी उबाऊ ऐतिहासिक तारीख को भूल सकता है, लेकिन अचानक सामने आए सांप के डर को वो कभी नहीं भूलता। ये तो बहुत ही तार्किक लग रहा है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? कुछ ट्रिक्स में आक्रामकता के साथ साथ एक अजीब सा बीतुकापन भी है। वर्धन वंश को देखिए। अच्छा, वर्धन वंश में क्या है? वर्धन का मतलब निकाला गया वध करना। किसका वध? भूत का, और वो भी पुष्प यानी फूल फेंककर। अरे बाप रे, फूल से भूत का वध? हाँ, पुष्प और भूत मिलकर बने पुष्यभूति। और एक और है परमार वंश। परमार से मार शब्द पकड़ा गया है। किसी को मारो और उस पर राज करो, तो मार और राज से उपेंद्र राज। ये तो एकदम अलग ही दिशा में चला गया। वही तो। अब भूत को फूल मारकर मारना तो कोई वास्तविक खतरा नहीं है, ये तो पूरी तरह से कॉमेडी है। क्या ये भी उसी अलार्म सिस्टम को ट्रिगर करता है? यहां मस्तिष्क एक दूसरी रणनीति अपना रहा है, जिसे हम कलरफुल नॉवेल्टी कह सकते हैं। कलरफुल नॉवेल्टी मतलब रंगीन और नया। हाँ, जब कोई चीज इतनी बेतुकी या अतार्किक होती है, जैसे किसी भूत को फूल से मारना, तो दिमाग का पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम पूरी तरह चकरा जाता है। दिमाग चकरा जाता है, बिल्कुल। दिमाग हमेशा तार्किक पैटर्न खोजता है। जब उसे कोई ऐसी चीज मिलती है जो उसके सामान्य तर्क के खांचे में फिट नहीं बैठती, तो वो उसे एक विसंगति के रूप में टैग कर देता है। एक विसंगति यानी कुछ बहुत ही अलग। हाँ,
और दिमाग इन विसंगतियों को हमेशा याद रखता है। क्या बात है। तो चलिए दृश्य और कल्पनाओं की इस दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्रोत में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जो विजुअल्स पर नहीं बल्कि सिर्फ शब्दों की ध्वनि और पंस पर टिका है। शब्दों का खेल, राइट? हाँ, इसे हम ध्वन्यात्मक ट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे खिलजी वंश, खिलजी शब्द से खिल्ली यानी मजाक उड़ाना निकाला गया। अगर किसी की खिल्ली उड़ाई जाए तो उसे जलन होगी, और जलन से बना जलालुद्दीन खिलजी। अरे वाह, क्या लॉजिक है। और तुगलक वंश में तो तुगलक के तू को पकड़ा गया और इसे एक आम बोलचाल के तन से जोड़ दिया गया। तू गया भाई। घया से गयासुद्दीन तुगलक। ये हिस्सा भाषा विज्ञान और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बेहतरीन गठजोड़ है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई छात्र किसी परीक्षा हॉल में बैठा होता है तो तनाव के कारण उसके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता थोड़ी कम हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये क्या करता है? यही वो हिस्सा है जो जटिल जानकारियों को वापस लाने या रिकॉल करने का काम करता है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में रटे हुए लंबे ऐतिहासिक नाम अक्सर धोखा दे जाते हैं। हाँ, ब्लैंक हो जाते हैं लोग एकदम। लेकिन जब जानकारी को खिल्ली जलन या तू गया जैसे ध्वनि आधारित जोड़ों में बदल दिया जाता है तो दिमाग को उस जानकारी तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाता है। मतलब एक शॉर्टकट मिल जाता है। हाँ, एक बहुत ही आसान शॉर्टकट। ये शॉर्टकट तो बहुत ही रोजमर्रा के शब्दों से होकर गुजरता है। स्रोत में लोदी वंश को याद रखने के लिए कहा गया है कि लोदी लोग थोड़े लोल किस्म के थे। लोल मतलब मजाकिया या गधे टाइप? हाँ, एकदम वही। इसलिए संस्थापक हुए बहलोल लोधी। ये तो बहुत ही फनी है। और सैयद वंश में सैयद को शहद से जोड़ा गया है। कहा गया है कि शहद को खींच खींच कर खाओ, तो खींच से खिज्र खां। अरे, खिज्र खां का शहद बन गया। बिल्कुल। सेन वंश में सेन का मतलब सहन करना बताया गया है। प्राचीन काल में लोग सामंतों को सहन करते थे, तो सामंत सेन। चंदेल वंश में चंदेल को चांद से जोड़ा गया है, जो नन्नू सा दिखता है, यानी छोटा सा, तो नन्नुक। और लोहार वंश के लिए तर्क है कि लोहार ग्राम या गांव में रहते हैं, इसलिए संग्राम राज। ये सारी ट्रिक्स बहुत ही क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव तो हैं, लेकिन अगर गंभीरता से देखा जाए तो इतिहास के इन कद्दावर राजाओं के नामों को लोल, नन्नू या खिल्ली जैसे डैड जोक्स में बदल देना थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह के हल्के चुटकुले वास्तव में एक अकादमिक विषय को समझने में मदद करते हैं? क्या हम इतिहास का मजाक नहीं उड़ा रहे? यहाँ हमें ये समझना होगा कि इस पद्धति का उद्देश्य ऐतिहासिक विश्लेषण करना नहीं है। इसका असल उद्देश्य डेटा रिट्रीवल की गति को बढ़ाना है। मतलब जल्दी से याद आना। बिल्कुल। डैड जोक्स या हल्के चुटकुले इसलिए इतने प्रभावी होते हैं क्योंकि वे कॉग्निटिव लोड या मानसिक भार को कम करते हैं। मानसिक भार कम करते हैं। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी याद रखने के लिए दिमाग को काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन खिल्ली और जलन जैसे शब्द हमारी मातृभाषा और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। हाँ, ये तो हम रोज बोलते हैं। इसीलिए दिमाग इन्हें संसाधित करने में शून्य ऊर्जा लगाता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो ये तो बात हुई भाषा की, लेकिन ये स्रोत चीजों को एक और अलग स्तर पे ले जाता है। अच्छा, और क्या है इसमें? अगले हिस्से में प्राचीन राजवंशों को सीधे आधुनिक जीवन की वस्तुओं और यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं के देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। आधुनिक वस्तुएं जैसे क्या? ये संयोजन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कलचुरी वंश का उदाहरण लेते हैं। कलचुरी से शब्द निकाला गया छुरी। छुरी, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि किसी के पास कोका कोला की बोतल है जो खुल नहीं रही है, तो वो उसे खोलने के लिए क्या लाया? छुरी। अरे वाह! छुरी से कोका कोला। हाँ, और कोका कोला से बना कोक्कल, जो कलचुरी वंश का संस्थापक है। मतलब 1000 साल पुराने राजवंश को आज की कोल्ड ड्रिंक से जोड़ना, ये तो किसी भी तर्क से परे है। सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एंकरिंग के सिद्धांत का एक मास्टर क्लास है। एंकरिंग जैसे जहाज का एंकर होता है? बिल्कुल वैसा ही। हमारा दिमाग किसी शून्य में लटकी हुई नई जानकारी जैसे कलचुरी या कोकल को आसानी से छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास उसे पकड़ने के लिए कोई आधार नहीं होता। उसे याद रखने का कोई कारण नहीं मिलता दिमाग को। सही कहा। लेकिन कोका कोला की बोतल या छुरी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने अपने जीवन में हजारों बार देखा और छुआ है। ये चीजें श्रोताओं के अवचेतन में या सबकॉन्शियस में गहराई तक एंकर हो चुकी हैं।
जब हम उस नई और अमूर्त ऐतिहासिक जानकारी को इस मजबूत एंकर के साथ बांध देते हैं तो वो पुरानी याद के सहारे दिमाग में टिक जाती है। ओहो, तो हम आधुनिक वस्तुओं के हुक पर प्राचीन इतिहास को टांग रहे हैं। एकदम सही फरमाया आपने। यही हुक पौराणिक देवताओं के मामले में भी काम कर रहा है। होयसल वंश को देखिए, होयसल से शब्द गढ़ा गया होलसेल। होलसेल मार्केट। हाँ, अब स्रोत पूछता है कि होलसेल मार्केट में कौन गए हैं? भगवान विष्णु। तो संस्थापक हुए विष्णुवर्धन। अरे वाह, विष्णु भगवान होलसेल में। और वेंगी के चालुक्य वंश में वेंगी का अर्थ वेग या तेज गति से निकाला गया। बहुत वेग से कौन उड़ता है? गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु। तो यहां भी संस्थापक विष्णुवर्धन। पौराणिक देवताओं का इस्तेमाल करने का एक बहुत ही विशेष कारण है। वो क्या? भारत जैसे सांस्कृतिक परिवेश में विष्णु या वासुदेव जैसे नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वे एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और भावनात्मक नेटवर्क का हिस्सा है। हाँ, बचपन से ही हम ये नाम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, दिमाग में इनसे जुड़ी लाखों न्यूरल परतें पहले से मौजूद हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कणव वंश का उदाहरण देखते हैं। कणव से कण कण की ध्वनि आती है। और कण कण में कौन वास करता है? वासुदेव, श्री कृष्ण। तो संस्थापक हुए वासुदेव। ये तो बहुत आसान हो गया। और चौहान वंश में शब्द को चो यानी चार और हान यानी हाथ में तोड़ा गया। चार हाथ किसके होते हैं? वासुदेव के। फिर से वासुदेव। बहुत बढ़िया। संगम वंश के लिए जो ट्रिक हमने शुरुआत में सुनी थी कि संगम में डुबकी लगाते समय लोग हर हर गंगे बोलते हैं और वहां गोता लगाने पर बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। तो हर हर से हरिहर और बुक से बुक्का। बिल्कुल। गहड़वाल वंश में गहड़वाल से ग्रहण निकाला गया। ग्रहण किस पर लगता है? चंद्र पर, तो चंद्रदेव। गंगा वंश में गंग से गंगा और बहती गंगा में हाथ धो लो, तो हस्त से वज्रहस्त पंचम। ये सभी उदाहरण उसी सांस्कृतिक एंकरन का ही विस्तार है। दिमाग नई जानकारी को खरोच से बनाने के बजाय मौजूदा ज्ञान के ढांचे पर इमारत खड़ी कर रहा है। इमारत खड़ी कर रहा है, सही कहा। चालुक्य वंश के वर्गीकरण में भी यही नजर आता है। वो कैसे? कल्याणी के चालुक्य में कल्याणी मतलब कल्याण। अगर कल्याण करना है तो दोनों हाथों से सिर पर तेल लगा दो। तेल लगा दो। हाँ, तो तेल से तैलब द्वितीय। और बादामी के चालुक्य में बादामी से बादाम। ज्यादा बादाम खाओगे तो फूल जाओगे। फूल से पुलकेशन प्रथम। हाँ, बादाम खाकर फूल जाना। इन सब ट्रिक्स को सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि ये बेतुकापन कोई खामी नहीं है, बल्कि यही वो गोंद है जो जानकारी को दिमाग की दीवारों से चिपका कर रखता है। एकदम सटीक। मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। जो कनेक्शंस जितने अजीब और अनूठे होते हैं वे उतने ही मजबूत न्यूरल पाथवे बनाते हैं। मतलब जितना अजीब उतना पक्का। हाँ, एक साधारण तथ्य जल्दी मिट जाता है, लेकिन बादाम खाकर फूल जाना हमारे दृश्य पटल पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। चलिए अब इस स्रोत के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय है। ये हिस्सा गपशप, मानवीय भावनाओं और सामाजिक रिश्तों पर आधारित है। गपशप? हाँ, इतिहास में। हाँ, शक, जलन, प्यार, स्रोत ने इन सभी भावनाओं का इस्तेमाल किया है। सातवाहन वंश की ट्रिक है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 7 वाहन हैं। बाप रे, 7 गाड़ियां? अच्छा, अगर किसी के पास 7 गाड़ियां होंगी तो जाहिर है पड़ोसी का मुंह ईर्ष्या से उतर जाएगा। तो कोई टिप्पणी कर रहा है सी मुख, यानी उसका मुंह देख। इस सी मुख से बन गया सिमुख। अरे, ये तो बिल्कुल पड़ोसियों की चुगली जैसा हो गया। एकदम वही है। और आपको पता है, चुगली या गपशप हमारे दिमाग की डिफॉल्ट भाषा है। अगर हम मानव विकास के इतिहास में जाएं तो एंथ्रोपोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसे द सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस कहा जाता है। द सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस, ये क्या होता है? इसका मानना है कि इंसान के दिमाग का आकार इसलिए बड़ा नहीं हुआ कि उसे सिर्फ औजार बनाने थे, बल्कि इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि उसे जटिल सामाजिक रिश्तों को नेविगेट करना था। अच्छा, मतलब समाज में कैसे रहना है। हाँ, किसे किससे जलन है, कौन किसके साथ है, समाज में रुतबा किसका ज्यादा है, ये सब जानना आदिमानव के लिए अस्तित्व का सवाल था। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखने से ज्यादा हमारा दिमाग दूसरों की निजी जिंदगी और भावनाओं में दिलचस्पी लेने के लिए वायर्ड है। बिल्कुल वायर्ड है। तभी सरकरी या शर्की वंश की ट्रिक इतनी आसानी से समझ आ जाती है। सरकी से शक्की शब्द निकाला गया। शक्की? हाँ, सबसे ज्यादा शक करने वाला कौन होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो ताकतवर हो, जैसे मालिक, तो मालिक से मलिक सरवर। बहुत ही तार्किक। पल्लव वंश में पल्लव का संबंध लव से जोड़ा गया।
कोई लव किसी कमजोर इंसान से नहीं करेगा, बल्कि ऐसे इंसान से करेगा जो सिंह जैसा हो और जिससे उसका मन सही रहे। तो सिंह और मन से सिंहवर्मन चतुर्थ। एकदम सही पकड़े हैं। यहाँ भावनाओं को एक तार्किक ढांचा दिया जा रहा है। प्यार और शक दोनों ही बहुत शक्तिशाली मानवीय भावनाएं हैं। जब हम सिंहवर्मन जैसे भारी शब्द को लव और मन से जोड़ते हैं तो वो ऐतिहासिक भारीपन एकदम गायब हो जाता है। बहमनी वंश का उदाहरण तो इस सामाजिक गतिशीलता का चरम है। बहमनी को तोड़ा गया है बहमनी में, यानी पैसा बह गया। और पैसा कहाँ बह गया? पैसा हुस्न पर बह गया। हुस्न से हसन गंगू। क्या बात है। पांड्य वंश के मामले में पांड्य से पंडित शब्द लिया गया है। समाज में पंडित का क्या काम होता है? वो लोगों की नाड़ी और कुंडली चेक करते हैं। तो नाड़ी से नेडीन और कुंडली से कंडगोन। बिल्कुल। चोल वंश के लिए स्रोत ने एक और सामाजिक संदर्भ दिया है, चोल से चोली, और कहा गया है कि जब आदमी चोली के पीछे देख लेता है तो उसकी विजय हो जाती है। तो विजय से विजयालय। हाँ। और पाल वंश के लिए भी एक बहुत ही आम ग्रामीण संवाद है। कोई किसी से कह रहा है कि कुछ तो पाल। सामने वाला पूछता है क्या पालूं? तो जवाब मिलता है गोपाल, यानी गायपाल। तो गोपाल। इन सभी ट्रिक्स में एक समानता नजर आ रही है मुझे। ये सब हमें कहानी सुना रहे हैं। मनुष्य मूल रूप से कहानी सुनाने वाला प्राणी है। हाँ, स्टोरी टेलिंग। हाँ, जब हम तथ्यों को एक कथा सूत्र में पिरो देते हैं जिसमें कोई चरित्र होता है, कोई भावना होती है या कोई सामाजिक लेन देन होता है, तो मस्तिष्क उसे एक अलग ही महत्व देता है। मतलब वो सिर्फ रटने वाली बात नहीं रह जाती। बिल्कुल। पैसा हुस्न पर बह गया सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक पूरा दृश्य और परिणाम छिपा है। यह एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। इतिहास को गपशप और कहानियों में अनुवादित करना वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब हम अपनी सूची के उस आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जहां ट्रिक्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? स्रोत के अनुसार कुछ राजवंशों के नाम ही खुद उनके संस्थापक का परिचय देते हैं। जैसे शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है, जिसके नाम में ही नंद मौजूद है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसे हम सेल्फ रेफरेंशियल जानकारी कहते हैं। यहाँ दिमाग को किसी बाहरी एंकर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जानकारी अपने आप में ही पूर्ण है। इसी श्रेणी में मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश, श्रीगुप्त भी आते हैं। हाँ, ये नाम तो इतिहास में बहुत आम है। और मुगल वंश के लिए तो स्रोत बड़ी दिलचस्प बात कहता है। स्रोत का कहना है कि अगर किसी को मुगल वंश के संस्थापक बाबर का नाम नहीं पता तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। हाँ, बिल्कुल। इसे किसी निमोनिक से रटने की जरूरत नहीं है। ये तो सामान्य ज्ञान का हिस्सा होना ही चाहिए। एकदम सही बात है। इसी तरह हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य, स्रोत ऐतिहासिक संदर्भ देता है कि आज़ादी के समय हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वहां ऑपरेशन पोलो चला था और उस रियासत का मुखिया निजाम था, इसलिए इसके संस्थापक निजामुल मुल्क हुए। ऐतिहासिक कहानी। भोंसले वंश में शिवाजी राजे भोंसले का नाम इतना प्रतिष्ठित है कि संस्थापक का नाम खोजना ही नहीं पड़ता। ये वे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हमारी सामूहिक स्मृति में इतने गहरे बैठ चुके हैं कि उन्हें किसी ट्रिक के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। वे पहले से ही हमारे ज्ञान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और इस पूरी सूची को खत्म करने के लिए स्रोत ने कुषाण वंश के लिए एक आखिरी और बहुत ही मजेदार ट्रिक दी है। वो क्या है? कुषाण में कुश शब्द है, यानी एक प्रकार की घास। अगर किसी के शरीर पर कुश लग जाए तो क्या होगा? खुजली चलेगी। हाँ, खुजली चलेगी। खुजली से खुजुल कटफिसस का मतलब क्या ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा में कोका कोला के साथ भगवान विष्णु याद आ जाएं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है, लेकिन यहीं पर कॉग्निटिव साइंस का एक और शानदार सिद्धांत काम आता है जिसे सिमेंटिक डोमेन्स कहा जाता है। सिमेंटिक डोमेन्स? ये कैसे काम करता है? सिमेंटिक डोमेन का मतलब है जानकारी के वे अलग अलग क्षेत्र या बॉक्स जो अर्थ के आधार पर बटे होते हैं। अगर श्रोता ने सभी 40 राजवंशों को सिर्फ लड़ाई झगड़े या सिर्फ देवताओं से जोड़ा होता तो निश्चित रूप से दिमाग उन्हें आपस में मिला देता, जिसे मिक्सअप कहते हैं। हाँ, और विज्ञान की भाषा में इसे इंटरफियरेंस कहते हैं। मतलब अगर सभी ट्रिक्स एक ही तरह की होती तो गड़बड़ हो जाती। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हर ट्रिक एक पूरी तरह से अलग वैचारिक दुनिया से आती है। कलचूरी की ट्रिक में कोका कोला है, जो एक आधुनिक वस्तु का डोमेन है। वेंगी में गरुण और विष्णु है, जो पौराणिक डोमेन है। अलग अलग बॉक्स। सातवाहन में पड़ोसी की जलन है, जो सामाजिक डोमेन है। और हरियक में बम मारना हिंसक डोमेन है।
क्योंकि ये सभी डोमेन एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है, दिमाग उन्हें अपनी मेमोरी लाइब्रेरी के अलग-अलग शेल्फ पर रखता है। अरे वाह। जब कलचूरी शब्द सामने आता है तो दिमाग सीधे उस शेल्फ पर जाता है जहां कोल्ड ड्रिंक रखी है, वो पड़ोसी की जलन वाले शेल्फ पर नहीं जाता। यही इस बेतुकेपन की स्पष्टता का विज्ञान है। तो हमने भारत के 40 प्रमुख राजवंशों और उनके संस्थापकों की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लिया है, और वो भी बिना किसी बोरिंग लेक्चर के। हाँ, एकदम मजे मजे में। श्याम स्टडी के स्रोत ने साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग तथ्यों को रटने के लिए नहीं, बल्कि कहानियों, भावनाओं और अजीबोगरीब संयोजनों को महसूस करने के लिए बना है। और